हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन जर्नी। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है अपकमिंग आईपीओ ऑफ रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। ये लीडिंग कंपनी है बेयरिंग और रिंग्स में एंड ऑटो कंपोनेंट्स में। ये इंडिया की टॉप 5th है फोर्जिंग्स में विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 1.5 MTPA। इसका इशू ओपन हो रहा है 28 जुलाई को, क्लोज होगा 30 जुलाई को एट अ प्राइस बैंड ऑफ 880 to 900 रुपीज़ पर शेयर। उसका लॉट साइज होगा 16 यूनिट्स का, जिसका भी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,400 रुपये। FY21 में कंपनी का रेवेन्यू 620 करोड़, प्रॉफिट 87 करोड़ और EPS 36 रुपये का। डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद इन डिटेल्स। रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड के जान लेते हैं अबाउट कंपनी के बारे में। कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, चेसिस कंपोनेंट्स, एग्जॉस्ट, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स। कंपनी स्टैब्लिश हुई थी सन 2003 में और मैन्युफैक्चर करती है बियरिंग रिंग्स और ऑटो कंपोनेंट्स में। कंपनी के दुनिया भर में 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स हैं और इसके 60+ कस्टमर्स हैं। कंपनी है ऑटोमोबाइल की 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। साथ ही साथ इसका इन हैवी इंडस्ट्रीज, विंड टर्बाइंस और रेलवेज और अदर सेगमेंट्स में भी इसका रेवेन्यू है। एज पर दी सोर्सेज इसकी 1.5 लाख MTPA की इसकी कैपेसिटी है और ओवरऑल रेवेन्यूज में इसका एक्सपोर्ट का 56% हिस्सा है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है रिंग्स का और कंपनी फोकस करती है टेक्नोलॉजीज में जिससे कि अपने कस्टमर्स को एडवांस सॉल्यूशंस दे पाए। कंपनी का एक पोर्टफोलियो काफ़ी ही डाइवर्सिफाइड है जिसमें कि 150+ ऑटो कंपोनेंट्स हैं। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं राजकोट में, जिसके ही उसको एक्सपोर्ट की वजह से भी काफ़ी उसका महत्व है। कंपनी के 22 फोर्जिंग लाइन्स हैं और कंपनी के पास 69 मिलियन पार्ट्स पर एनम की एनुअल कैपेसिटी है और इसके पास 528 स्पिंडल्स के थ्रू ये काम करती है। अगर मैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूं, अगर आपने कार और बाकी के सेगमेंट्स देखे हैं तो कंपनी में रिंग्स, आउटर रिंग्स, इनर रिंग्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। वर्सेस कई लोगों का मेरे पास खुद का कॉल आया कि वेदर इट इज अ रोलेक्स वॉच, तो ये डिफरेंट सेगमेंट है, रोलेक्स वॉच का डिफरेंट सेगमेंट है और ये रिंग्स बेयरिंग्स का डिफरेंट सेगमेंट है। आइए जान लेते हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई को, क्लोज होगा 30 जुलाई को। एक बुक बिल्ड इशू है। कंपनी का प्रीमियम 890 रुपीज़ पर शेयर, फेस वैल्यू शेयर के 10 रुपये। आईपीओ रहेगा 880 से 900 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट लॉट रहेगा 16 शेयर्स का, 14,400 रुपये का होगा, जिसमें कि फ्रेश इशू आ रहा है 56 करोड़ का एंड इशू साइज होगा 731 करोड़ का, जिसमें कि मेजॉरिटी आइटम जो है ऑफर फॉर सेल है, जहाँ की कंपनी के एक प्राइवेट इक्विटी फर्म रेंडल बी LLC US की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, तो उसने कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए थे। अब वही वो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं अपने शेयर्स का। 75 लाख शेयर्स वो ऑफलोड करेंगे एट 900 रुपीज़ पर शेयर, जिससे कि उनको 675 करोड़ रुपीज़ एक्यूमुलेट होगा। अब हम जान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर के बारे में। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर में आउट ऑफ टोटल 56 करोड़, 45 करोड़ इज फॉर फ्रेश इशू एंड बैलेंस विल गो फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स हैं। आईपीओ अभी स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई को, क्लोज होगा 30 जुलाई को। फाइनेंशियल ऑफ अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 4 अगस्त को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 5th, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमैट 6th एंड लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 9th को। आउट ऑफ द टोटल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, टोटल इशू में से 50% QIB को एक्यूमुलेट होगा, रेस्ट इज NII और 35% रिटेल का स्टेक रहेगा। और कंपनी के पास एंकर बुक भी काफ़ी अच्छा आया है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स ने, स्मॉल कैप टाइप्स के म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छा है उसमें एलोकेशन किया है। फॉर रिटेल कोटा इन 1 लॉट यू कैन अप्लाई फॉर 14,400 एंड अप टिल 13 लॉट्स यू कैन अप्लाई फॉर 1.87 लाख। बेटर होता है कि एक लॉट पर अकाउंट इफ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। जनरली ये मेडिका ग्रुप ऑफ फैमिलीज के ही इसके प्रमोटर्स हैं और यही ग्रुप इसको मैनेज करता है मोस्टली। एंड मिस्टर मनीष मंडेका कंपनी के चेयरमैन एंड MD हैं। कंपनी मेजरली 2 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, बेयरिंग रिंग्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। इसमें कंपनी का रेवेन्यू 330 करोड़ बेयरिंग रिंग्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में कंपनी का रेवेन्यू 273 करोड़ है। ये वन ऑफ द टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से है, जिसका कि 53% बेयरिंग रिंग्स एंड 38% ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के थ्रू रेवेन्यू आता है।
और कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स नियर अबाउट 72% ऑफ रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड 56% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अगर मैं 17 कंपनी की बात करता हूँ, राजकोट में से कंपनी का सीजन रिपब्लिक, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्ट्स है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज सर्व करती है, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज, पैसेंजर व्हीकल्स, मोटर कार, विंड टर्बाइन, रेलवेज और काफ़ी अदर सेगमेंट्स में कंपनी की डील करती है। कंपनी के काफ़ी बड़े कस्टमर्स भी हैं इंडिया में और बाहर भी, तो जिसमें कि अगर आपने जो नाम सुन रखा हो कुछ लिस्टेड, एसकेएफ, फोर्ड, शैफलर, जनरल मोटर्स, टिमकेम, ये कुछ लीडिंग कस्टमर्स हैं कंपनी के। रिसेंटली अगर मैंने कुछ यहाँ पर रेड फ्लैग्स डाल रखे हैं कि एज बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो इसमें कंपनी का क्या है कि कंपनी ने 2013 के अप्रॉक्स कंपनी ने डिफॉल्ट किया था लोन रिपेमेंट्स का। इवन अगर कंपनी एक दिन का भी डिफॉल्ट करती है तो भी वो डिफॉल्टर मानी जाती है। इसके बदले दूसरा पॉइंट ये था कि कंपनी ने जब रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था तो प्रमोटर्स वर आस्क्ड टू इन्फ्यूज द कैपिटल, तो कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे थे बस 33.57 लाख रुपीस के। तो इनिशियली जो एज डिसाइडेड था कि रिपेमेंट होगा 10 years फ्रॉम दी अलॉटमेंट डेट, वर्सेस रिसेंटली मार्च 21 में एज पर द बोर्ड मीटिंग कंपनी ने इसको चेंज किया है। अब कंपनी को अलाउड है कि लिस्टिंग के बाद वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकती है, जिससे कि कंपनी का नेट कैश आउटफ्लो होगा। द इन्वेस्टर वर कंसर्न्ड अबाउट दिस पॉइंट। इन्वेस्टर्स थोड़े कंसर्न थे कि अब कंपनी का आउटफ्लो होगा, जो कि कंपनी का आउटफ्लो कुछ टाइम बाद होना था। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर अगर आप बाकी कंपनीज के देखते हैं तो थोड़ा स्टेबल होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ट्रेंड इज डिक्लाइन वर्सेस प्रॉफिट ट्रेंड यू कैन सी इज इंक्लाइनिंग ट्रेंड। अगर मैं एबिटा और पैट के बात करता हूँ तो मैंने इसमें आपको सिंबल के थ्रू इजी हो जाए आपके लिए प्रेजेंट किया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 2.39 करोड़ थे ऑफ 23.98 करोड़ के। कंपनी का एसेट बेस 782 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 19, देन 686 करोड़ एंड मार्च 21 में कंपनी का एसेट बेस 796 करोड़ था। इनकम की बात करें, इनकम इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। 2019 में कंपनी की इनकम 911 करोड़ थी, 2020 में 675 करोड़ एंड 2021 में 619 करोड़। तो इनकम में शोर है डिक्लाइनिंग ट्रेंड। द रीजन बीइंग अमेरिका और यूरोपियन मार्केट्स में देयर वाज स्लो डाउन इन ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरीज एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में, तो कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था। प्लस कोविड के सिनेरियो में कंपनी के प्लांट्स भी शट डाउन रहे थे, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है ओवर द 2021 में ऑल्सो। देन कंपनी ने 6 months के बाद आफ्टर अक्टूबर 20 ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छा शेप करा और उसके बाद कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होना स्टार्ट हुए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेवेन्यू का तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वर्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इंक्रीज। प्रॉफिट वाज 59 करोड़। अगर मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूँ, प्रॉफिट 59 देन डिक्लाइन टू 52 एंड इसके बाद प्रॉफिट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस है, रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग वर्सेस प्रॉफिट इज इंक्लाइनिंग। तो इसका जो देखा गया कि कंपनी ने एडजस्टमेंट्स करे हैं डेफर्ड टैक्स एंड टैक्सेशन की कुछ एंट्रीज की वजह से कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज नेगेटिव की वजह से कंपनी का इनकम हो गया वर्सेस टैक्स की वजह से। आपने पहले सुना होगा कि हमेशा कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं। वर्सेस जो FY21 में था 19 करोड़ का था और FY19 में 81 करोड़ का प्रॉफिट टैक्सेशन था। वर्सेस अब जो टैक्सेशन इंक्रीज हुआ वर्सेस वो नेगेटिव हो गया डेफर्ड टैक्स एंड अदर रीजंस की वजह से, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो गया। एबिटा के बाद में हम बात करते हैं, एबिटा मार्जिन्स कंपनी के डिक्लाइन हुए 22% से 19% 2020 में और उसके बाद ही 18% डिक्लाइन हुआ है। बट एज पर मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज कंपनी का अगर आप यहाँ से चेक करेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो, पहले कंपनी का डेट था 1.79 टाइम्स देन 0.97 और अब 0.7, तो कंपनी का डेट जो है डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट का सेविंग होगा। बिकॉज ऑफ दैट कंपनी मार्जिन्स कैन इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैं EPS का बात करता हूँ, EPS हैज शोन फ्रॉम 24 to 22
एंड अब सब्सटैंशियल ईपीएस का इंक्रीज हो गया 36 से। एंड इफ यू सी देयर इज अ डाइल्यूशन ऑन, अगर हम डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर 35.96 आ रहा है वर्सेस 36.26। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ जिसकी वजह से ईपीएस डाइल्यूट हो गया। इसका रीजन है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो हम आगे देखेंगे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कंपनी की, तो लीडिंग कंपनी है फोर्जिंग बिजनेस में, इसके पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बहुत ही काफ़ी ज्योग्राफीज में कंपनी का बिजनेस है, और प्लस कंपनी के डिफरेंट लार्ज कस्टमर बेस है, प्लस काफ़ी ही एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं। इफ आई टॉक अबाउट द रेड फ्लैग्स, जो हमने पहले बात करी कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया था रिपेमेंट ऑफ लोन्स में, और अभी के पास भी कंपनी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में थी, एंड सीडीआर का भी कंपनी हैज 32.57 करोड़ रुपीस का डेट आउटस्टैंडिंग है, विच कंपनी इज प्लानिंग कि अभी वो एज पर द इंटरनल जनरेटेड कैश के थ्रू कंपनी उसको रीपे करेगी। देन कंपनी ने एक ये भी काफ़ी रेड फ्लैग है कि कंपनी ने ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिसमें कि जो प्रमोटर जिसमें कि रेंडवेल प्राइवेट इक्विटी फर्म ने पार्टिसिपेट नहीं किया, स्टिल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे गए एट 10 रुपीज़ पर शेयर। प्रमोटर्स ने क्या करा, इसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया जस्ट बिफोर द आईपीओ। अभी हमें 28 जुलाई पे वर्सेस रिसेंटली अभी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रमोटर गॉट इक्विटी शेयर एट ₹10 वर्सेस अभी जो पब्लिक का आईपीओ प्राइस है 900, तो उसमें सब्सटैंशियल डिफरेंस है। तो बिग इन्वेस्टर्स आर इवन सेइंग दिस पॉइंट की एज अ क्वेश्चन मार्क। देन कंपनी का क्रेडिट रेटिंग, पहले जब कंपनी ने इवन तो अगर एक दिन का डिफॉल्ट करते हैं तब भी इन सम सर्कमस्टांसेस की रेटिंग हैज डिक्लाइन, कंपनी का डी ग्रेडिंग रेटिंग था, बट अभी कंपनी ने लोन रिपेमेंट्स कर रहे हैं तो अब कंपनी का रेटिंग है BB स्टेबल। अगर गोइंग फॉरवर्ड ही कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उसका रेटिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में भी इम्पैक्ट हो सकता है। देन कंपनी का बिजनेस और नेचर है कि जिसमें काफ़ी वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे कंपनी का इन्वेंट्री डेटर्स में काफ़ी पैसा स्टक होता है, तो उसकी दैट्स वाई कंपनी को अगर फ्रेश इशू और लेके आती तो उसके बिजनेस में वुड हैव बीन मोर बेटर। देन कंपनी का बिजनेस जो है डिपेंडेंट है बाकी एक्सटर्नल कंट्रीज के ऊपर, यूरोप, नॉर्थ, लैटिन अमेरिका, और एनी चेंजेस इन देयर इकोनॉमी कैन इम्पैक्ट द कंपनी बिजनेस। Then if there is shutdown in manufacturing facilities, then it can impact, और अगर उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, अगर उनके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आया तब कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस कंपनी के कुछ रॉ मटेरियल से जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, उनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस हुई, देन देयर कैन बी significant impact on company revenue. Plus company का revenue nature, business nature is cyclical nature. Cyclical nature means that runs on market cycle, boom, then depression, then so on. So if the market cycle is correct, then company can make good profits, and then if there is adverse market cycle, तो वापस company का revenue can decline. Plus there is currently huge capacity underutilization also. अभी company 30 से 50% of the capacity में run कर रही है। Management is expecting कि with increasing economy company अपने कैपेसिटी को सही से यूटिलाइज कर पाएगी। एंड व्हाट हैपेंस कि अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, बट अगर मेरा रेवेन्यू नंबर ऑफ यूनिट्स अगर बढ़ जाती हैं तो मेरा वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वजह से कंपनी के अर्निंग्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है, इंक्रीज भी हो सकते हैं। हम जान लेते हैं ग्लोबल बेयरिंग मार्केट के ऊपर। ग्लोबल बेयरिंग मार्केट का साइज है नियर अबाउट $50 बिलियन एज फॉर 2019, जो कि मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज डोमिनेट करती हैं, जिसमें कि AB, SKF, शैफलर, टेमकेन, ये सारी कंपनीज है जो इस मार्केट को मेजरली ग्रैब्स करती हैं। अगर मैं डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ग्लोबल डिमांड क्या है बेयरिंग का, तो एशिया अकाउंट फॉर करता है नियर अबाउट 50% ऑफ द बेयरिंग डिमांड, फॉलोड बाय यूरोप का 22%, अमेरिका का 22%। तो अगर हम बात करते हैं, चाइना के पास 30 है, जापान के पास 10, इंडिया के पास बहुत स्मॉल शेयर है, ओनली 4%, अमेरिका एंड यूरोप अकाउंट फॉर 22%। और रिसेंटली वर्सेस डिकेड अगो का बात करूँ तो एशियन इकोनॉमीज ने काफ़ी
शेयर एक्वायर करा है फ्रॉम 30 to 50%। एंड इंडिया की बेयरिंग इंडस्ट्री ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल बेयरिंग मार्केट्स का जो कि एक्सपेक्टेड है एज पर द इंडस्ट्री की। अगर जब डिमांड इंक्रीज होगा फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ एक्सपेक्ट होगा ऑटोमोटिव मार्केट का। प्लस ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम जो गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंडिंग चल रहा है काफ़ी ऑन रेलवे इक्विपमेंट्स, एंड देन इफ देर इज इंक्रीज इन डिमांड इलेक्ट्रॉनिक, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, देन उससे कि इंडिया और चाइना को काफ़ी ग्रोथ मिलेगा। If there is globally a demand, then major beneficiaries can be India and China. Plus India is working on China plus one because China में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज का शटडाउन हो रहा है, उसकी वजह से भी बिजनेसेस ऑल्सो कमिंग टू इंडिया। देन हम आगे जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है फॉर दिस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अभी जान लेते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के ब्रीफ इंसाइट्स कि अभी हमने, जैसे आप देखोगे लास्ट 2019, 2020, 2021 एंड ओवरऑल, तो यू कैन सी दैट देयर वाज अ डिक्लाइन इन डिमांड्स, की डिमांड में काफ़ी डिक्लाइन था इन चाइना, वेस्टर्न यूरोप, यूएस। तो दैट्स वाई आपने देखा था कि कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ था वर्सेस एज पर द लोअर बेस, बिकॉज बेस कम है तो ग्रोथ होगा तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। देन इसकी वजह से इट्स एक्सपेक्टेड कि यूरोप, यूएस कैन सी अ डिमांड पिकअप, जिसकी वजह से कंपनी एज ओवरऑल सेक्टर कैन बेनिफिट। प्लस अगर आपने देखा होगा रिसेंटली टाटा मोटर स्टॉक हैज डिक्लाइंड एंड ग्लोबली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चिप्स, ऑटोमोटिव एंड डिफरेंट चिप्स। तो मेजॉरिटी कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन ताइवानीज सेमीकंडक्टर, जो कि काफ़ी बड़ा लीडर है चिप्स प्रोडक्शन में। एंड ग्लोबली बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स ने भी उसमें स्टेक एक्वायर कर रखा है। तो जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, अगर उनको आइडिया होगा कि अबाउट द ताइवानीज सेमी कंडक्टर कंपनी, तो उसकी वजह से अगर चिप में शॉर्टेज हुआ तो कंपनी और ओवरऑल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ सकता है। देन हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्रोडक्शन एज अ सेक्टर को इन्हांस करने के लिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिए थे, जिससे कि ओवरऑल एज अ इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े। उसके एंड स्टिल यू कैन सी दैट आउट ऑफ टोटल 1.45 लाख करोड़ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड, दो द नंबर कैन चेंज गोइंग फॉरवर्ड, बट एज ऑफ नाउ एज पर रिपोर्ट इज दिस एज पर RHP। द ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल आउटले ऑफ 57,000 करोड़, जो कि 39% है। मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोडक्शन इंसेंटिव विल बी ऑटोमोबाइल सेक्टर। हम बात करते हैं कंपैरिजन वर्सेस पीयर। इस कंपनी रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड वर्सेस अदर का कंपैरिजन देख लेते हैं। रोलेक्स रिंग का रेवेन्यू इज 619 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 21। भारत फोर्ज, रामाकृष्णा फोर्जिंग, फोर्जिंग, ये भी काफ़ी बड़े लीडर्स हैं। इन टर्म्स ऑफ EPS, रोलेक्स इज 35, रामाकृष्णा 6, फोर्जिंग 19, एंड PE रेशियो इज 116 of highest and lowest of 38.64, and highest of 116 versus lowest of 38.64, and industry as overall weighted is near about 77.51. On the upper price band range of 900 and EPS of 36, कंपनी का PE वर्कआउट होता है 25, जो as per industry which is thinking is a reasonable PE comparison to other companies. एंड प्लस कंपनी ने सिग्निफिकेंटली अपना डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम किया है, 1.79 to 0.7 times, which is also reflected in the company का credit rating is stable from versus D grade to BB. Plus there are companies in a cyclical industry, cyclical nature, जो कि market cycles के ऊपर depend करेगा, कि जिसमें कि cycle के basis पे रहता है. So on a lower price band range, जैसे कि हमने बात करी कि ऑन द हायर प्राइस बैंड रेंज हाईएस्ट पी मल्टीपल इज 116 वर्सेस लोएस्ट इज 38.4 एंड एवरेज इज 77.52, और कंपनी का पी रेशियो वर्क्स आउट विद 30.57, जो कि वर्सेस पीयर्स एक रीजनेबल वैल्यूएशन लग रहा है. प्लस देयर इज एक्सपेक्टेड कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट में भी रिवाइवल आना चाहिए एज अ ओवरऑल, सब्जेक्ट टू चिप अवेलेबिलिटी एंड ऑल. देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स. एंड देन कंपनी ने भी अपना डेट इक्विटी रेशियो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा है फ्रॉम 1.79 to
0.7%. एंड देन कंपनी का क्रेडिट रेटिंग भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम डी रेट टू BB आउटलुक स्टेबल, दो दिस कैन चेंज ऑल्सो. सो फॉर हाई रिस्क क्लास इन्वेस्टर्स जो कि जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है वो देख सकते हैं इसके लिए. देन कंपनीज इन अ साइक्लिकल बिजनेस जो कि मार्केट साइकिल्स पे चलता है, तो अभी एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि साइकिल डाउन था, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का साइकिल कैन इंक्रीज, कैन गो अप, तो वो एक गुड फैक्टर हो सकता है कंपनी के लिए. एंड देन invest only as per your risk return appetite, time horizon, the class of investor you are, and I will recommend ki better to do by quality mutual fund portfolio for long term investing, and to apply for mutual funds, IPOs, stocks, etc. And to paying to open demat account, you can contact us, or if you have any specific query you can ask us also. And do watch, and if you want any info you can go to Wealthfund Us, go to my blogs, and from there you can check details also. Thanks for watching. Bye, stay tuned.